स्वागत है साथियों। हिंदी साहित्य की तैयारी के क्रम में हमारी ये यूपी हायर की परीक्षा की 14वीं क्लास है, जिसमें हम महत्वपूर्ण कवियों की काव्य रचनाओं के विषय में, उनसे संबंधित आलोचनात्मक तथ्यों के विषय में लगातार अध्ययन कर रहे हैं। और उसी क्रम में आधुनिक हिंदी कविता के आज 3 महत्वपूर्ण कवियों पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम इस क्लास में देखेंगे। तो ये पूरी क्लास 2 भागों में होगी। पहले भाग में हम आलोचनात्मक जो भी कथन हैं, जो भी तथ्य हैं, उन्हें पढ़ेंगे और दूसरे भाग में हम कविताओं की व्याख्या को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह, इन तीनों के विषय में इस पूरी वीडियो क्लास में हम देखेंगे। तो फेज 1 में काव्यखंड का अध्ययन हम कर रहे हैं और 1 मार्च से लगातार हम गद्य विधाओं का अध्ययन करना शुरू कर देंगे, जो पाठ्यक्रम में लगी हुई रचनाएं हैं। तो प्रमुख कवि और प्रमुख रचनाकार और रचनाएं के अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र के रचनाओं के विषय में हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है कि इनके विषय में बच्चन जी ने और नगेंद्र जी ने क्या कुछ कहा है, वो हमें ध्यान रखना होगा। और जो कविताएं आपको पढ़नी है भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, ये 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। उससे पहले देखते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो जीवन अवधि है वो कब से कब तक मानी जाती है। तो 1914 से 1985 तक इनका पूरा जीवन काल है। तो जन्मक्रम वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 1914 इनका जन्म वर्ष है। अगला पॉइंट है कल्पना पत्रिका के संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। नगेंद्र जी की पुस्तक में ये तथ्य है कि उन्होंने अपने बीए के दौरान की पढ़ाई करने के बाद फिर जैसे जैसे वो नौकरी में आगे बढ़ते गए, उन्होंने कल्पना पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया है। ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। कभी भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस पत्रिका के संपादक के रूप में उन्होंने कार्य नहीं किया है या किया है, तो कल्पना पत्रिका ध्यान में रहे। अगला पॉइंट है नगेंद्र जी की ही पुस्तक में लिखा है इनके विषय में कि संपूर्ण गांधी वाङ्मय के संपादक मंडल में रहे। गांधी जी का जो संपूर्ण साहित्य का जो संपादन हुआ है उसके संपादन मंडल में भवानी प्रसाद मिश्र जी रहे हैं और गांधीवादी कविताएं भी इनकी कई सारी हैं। ये सहज संवेदना के कवि थे, डॉक्टर नगेंद्र लिख रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, इसलिए ध्यान रखना है इनके विषय में जो इनके काव्य की विशेषता है वो सहज संवेदना का है। इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं जो बहुत चर्चित हैं, ध्यान रखेंगे, जैसे कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सन्नाटा, इसके अलावा गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, ये इनकी बहुत चर्चित कविताएं हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखना है कि कमल के फूल नाम की कविता किसकी है, वाणी की व्यथा तो दूसरे कवि की है, लेकिन वाणी की दीनता किसकी है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। इनकी भाषा के विषय में, दरअसल राजस्थान की परीक्षा जो इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर की हो रही है या टीजीटी पीजीटी की, उसमें कई स्तर पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कवियों के शिल्प और संवेदना और भाषा से संबंधित भी। तो इनके विषय में ध्यान रखना है कि इनकी भाषा और अभिव्यक्ति में लोक जीवन का प्रभाव है, ये डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं, ध्यान रखेंगे। यानी लोक जीवन से जुड़े हुए भाषा और अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य में। बच्चन जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ये शमशेर के समकालीन थे। तो बच्चन जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे कि किसके समकालीन थे, भवानी प्रसाद मिश्र, क्योंकि इन दोनों की रचनाएं दूसरा सप्तक में संग्रहित हैं। तो दोनों की रचनाएं दूसरा सप्तक में संग्रहित हैं, तो लगभग ये समकालीन थे। तो शमशेर के समकालीन थे भवानी प्रसाद मिश्र। आगे देखते हैं इनकी कुछ कविता की पंक्तियां हैं जो ध्यान रखना है। बच्चन जी की पुस्तक में जो उद्धृत हैं, दरअसल जो आलोचक जिन कविताओं की पंक्तियों को उद्धृत करते हैं वो बहुत चर्चित और मीनिंगफुल कविताएं होती हैं, इसलिए उनकी पुस्तकों में जो काव्य की पंक्तियां होती हैं उन्हें तो जरूर हमें याद रखना चाहिए। जैसे भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता की पंक्ति उन्होंने उद्धृत की है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। यानी जैसे हम बोलते हैं वैसे ही तू लिख, यानी सहज और लोक भाषा में तुम लिखो और उसके बाद भी तुम हमसे बड़े कवि दिखो। तो लोक को स्थापित करने की बात, लोक की महत्ता की बात इनकी इस कविता में दिखाई पड़ रही है। गीत फरोश, टूटने का सुख और सतपुड़ा के जंगल इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, ये हमने देखा ही है। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र जी के विषय में तथ्यात्मक जानकारी थी। अब हम देखेंगे दूसरे महत्वपूर्ण कवि जो पाठ्यक्रम में है, वो है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की जो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में है वो है भारत की आरती, एक पीली शाम, शाम होने को ही, निराला के प्रति, एक नीला आईना बेठोस और दूब।
इतनी कविताएं आपको शमशेर बहादुर सिंह की पढ़नी है, जिसमें भारत की आरती, एक पीली शाम जो प्रेम की कविता मानी जाती है, निराला के प्रति एक कविता है, केदारनाथ अग्रवाल की भी एक कविता है निराला के प्रति। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी, शमशेर बहादुर सिंह और केदारनाथ अग्रवाल इन दोनों ने निराला के प्रति कविता लिखी हुई है। ठीक है, तो इन कविताओं के नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आपको ध्यान रखना है इनकी जो जन्म जीवन की अवधि रही है वो 1911 से 1993 तक मानी जाती है। ठीक है, तो 1993 तक ये वर्तमान रहे। तो कमेंट करके बताएंगे कि 1911 में हिंदी के और कौन से बड़े रचनाकार साहित्यकार पैदा हुए, उनका जन्मवर्ष माना जाता है 1911। देहरादून में शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म हुआ था, तो देहरादून के मूल निवासी थे। कहानी और नया साहित्य, कहानी एक पत्रिका थी कहानी और एक था नया साहित्य, इन दोनों के संपादन मंडल में रहे। तो जो तथ्यात्मक जानकारियां बहुत थोड़ी बहुत इन आलोचकों ने दी हैं उन्हें ध्यान रखना है, क्योंकि उन्हीं में से ही अगर कुछ पूछ सकता है तो पूछेगा। कहानी और नया साहित्य के संपादक मंडल में थे। आगे देखते हैं, नगेंद्र जी लिखते हैं कि विचारों से मार्क्सवादी शमशेर संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं और अनुभवों से रूमानी हैं। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। यानी विचारों में मार्क्सवादी हैं, संस्कारों में व्यक्तिवादी हैं और अनुभवों में रोमानी हैं शमशेर बहादुर सिंह। ये नगेंद्र जी का कथन है। नगेंद्र जी ही आगे लिखते हैं कि उनकी कविताओं का स्वर कुंठित प्रेम का है। ये नगेंद्र जी का कथन है। तो दो तीन विशेषताएं जब एक साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछें कि इनकी कविताओं का स्वर मुख्यतः क्या है, राष्ट्रीयता, प्रगतिवाद या किस तरह से, तो आपको ध्यान रखना है नगेंद्र जी ने ये बात कही है। यदि कुंठित प्रेम की बात आएगी तो ये बात सत्य है उनकी कविताओं के विषय में, क्योंकि नगेंद्र जी ने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। एक कथन है नगेंद्र जी का जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आप शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं के विषय में और बेहतर ढंग से जान सकते हैं। नगेंद्र जी लिख रहे हैं कि संवेदना और अभिव्यक्ति दोनों में ये प्रयोगवाद की अतिशय व्यक्तिवादिता के प्रतीक है। किसमें? संवेदना में, इमोशंस में, और एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति में, दोनों में प्रयोगवाद की जो अतिशय व्यक्तिवादिता है उसके प्रतीक हैं शमशेर बहादुर सिंह। यानी नॉर्मल एवरेज जो लिख रहे होंगे वो तो ठीक है, लेकिन अतिशय व्यक्तिवादिता के प्रतीक हैं संवेदना और अभिव्यक्ति के मामले में। इनकी अतिशय व्यक्तिवादिता केवल अपने प्रतिबद्ध होने के कारण पाठकों की समझ की उपेक्षा कर जाती है। यानी वैचारिक रूप से इतने प्रतिबद्ध हैं कि पाठकों का ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी विचार पद्धति का, विचारधारा का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो पाठकों की समझ क्या इसे समझ पाती है या नहीं, उसकी उपेक्षा कर जाती है उनकी ये प्रतिबद्धता। और ऐसे ऐसे महीन जाल बुनती है तथा खंडित बिंबों की योजना करती है कि पूरी कविता अपने अभिप्रेत प्रभाव के साथ नहीं उभर पाती है। यानी जो उसका एक प्रभाव होना चाहिए उस कविता का, वो उभर ही नहीं पाती इतने उलझाव के कारण, महीन जाल के बुनाव के कारण। ये बात नगेंद्र जी शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं के विषय में लिख रहे हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं शमशेर जी के विषय में, जैसे शमशेर बहुत सूक्ष्म सौंदर्य बोध के कवि माने जाते हैं। तो किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? बहुत सूक्ष्म सौंदर्य बोध के कवि। कौन कह रहा है? डॉक्टर नगेंद्र। तो ये सारे कथन यदि पूछे जाते हैं क्या सत्य है क्या असत्य है, तो इस क्रम से भी आपको ये वन लाइनर बहुत काम आएंगे। तो सूक्ष्म सौंदर्य बोध के कवि शमशेर बहादुर सिंह। इनकी जो शिल्पगत विशिष्टता है उसके विषय में नगेंद्र जी क्या कहते हैं? वो लिख रहे हैं कि मुक्त आसंग, चेतना का प्रवाह, अमूर्त चित्रात्मकता, शब्द संगीत, ये सभी अनुभव लोक को मूर्त करने के स्थान पर उसे उलझा देते हैं और यही उनकी विशेषता और कमजोरी भी है। नगेंद्र जी लिख रहे हैं मुक्तासंग, चेतना प्रवाह, अमूर्त चित्रात्मकता, शब्द संगीत, तो अनुभव लोक को मूर्त करने के स्थान पे उलझा देते हैं। तो बहुत सारे उलझावों की बात नगेंद्र जी कह रहे हैं कि ये कविताओं का पूरा अभिप्रेत असर नहीं आ पाता है, अनुभव लोक मूर्त नहीं हो पाता है, लेकिन जितनी ये कमी है उतनी ही इनकी ये काव्य की विशेषता यानी पहचान भी है। तो इस रूप में शमशेर बहादुर सिंह के काव्य के इन तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। चलिए अब जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो हमने भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, इन दोनों के शमशेर बहादुर सिंह, इन दोनों के विषय में देख लिया। अब बारी है केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं के विषय में नगेंद्र और बच्चन जी की पुस्तक में क्या लिखा है, क्योंकि शुक्ल जी की पुस्तक में तो केदारनाथ अग्रवाल पे कुछ लिखा मिलेगा नहीं आपको।
भवानी प्रसाद मिश्र पे नहीं मिलेगा। तो बच्चन और नगेंद्र ने इनके विषय में क्या कहा है वो ज़रूरी होता है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी का जो जन्म है वो ध्यान रखना है, जन्म वर्ष 1911 है। बांदा, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में इनका जन्म माना जाता है। प्रगतिवादी विचारधारा के, प्रगतिवादी काव्यधारा के विशिष्ट कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। बड़े कवियों में इनका नाम है प्रगतिवादी काव्यधारा के। इनकी कविताओं को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक है राजनीतिक काव्य जो पॉलिटिकल व्यू से लिखा गया है, दूसरा प्रकृति और समाज संबंधी, प्रकृति प्रेम। तो आप देखेंगे केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में प्रकृति प्रेम और समाज संबंधी कई सारी कविताएं दिखाई पड़ती हैं कि प्रकृति का एक विराट, नदियों से प्रेम है, अपने जनपद से प्रेम है, वहाँ के पेड़ पौधों, प्रकृति के प्रति गहराई से। इनके विषय में भी एक बहुत रोचक दिलचस्प कथन आएगा, आपको ध्यान रखना होगा। प्रगतिवादी और मार्क्सवादी होने के कारण उनकी कविताओं में आरंभ से शोषण, दमन और अत्याचार का विरोध दिखाई पड़ता है। ये बात सत्य है इनकी कविताओं के विषय में। बच्चन सिंह एक कथन लिख रहे हैं कि जहां तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। यही कथन आपको ध्यान रखना है, बच्चन जी ने लिखा है कि राजनीतिक काव्य तो ये लिख रहे थे, प्रगतिवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के होने के कारण शोषण, दमन और अत्याचार का विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रकृति चित्रण के संबंध की बात करें, जो प्रकृति की कविताएं लिख रहे थे, तो छायावादी नहीं, छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत इन्हें कहा जा सकता है। ये बच्चन जी लिख रहे हैं। तो ये फैक्ट बहुत जरूरी है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। बच्चन जी लिख रहे हैं कि केदार का सपना जनवादी सरकार की स्थापना में निहित था। अब कभी आ जाए कि क्या यह कथन सत्य है अथवा नहीं, तो इसे ध्यान रखना है कि ये बच्चन जी के अनुसार है कि जनवादी सरकार की स्थापना का सपना था उनके काव्य में। ठीक है, ये तथ्य ध्यान रखेंगे। चलिए आगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। बच्चन जी ने लिखा है कि प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी हैं। दस्तावेजी कविताएं का मतलब पूरी तरह से ये है कि मैनिफेस्टो पे या जो आदर्श विचारधारा का उस पर आधारित संवेदनाएं कम दिखेंगी, लेकिन दस्तावेजी कविताएं अधिक दिखाई पड़ेंगी। ये बच्चन जी लिख रहे हैं। तो प्रगतिवादी कविताओं में दस्तावेजी कविताओं की संख्या अधिक कौन देख रहा है? बच्चन जी। अगला पॉइंट है, केदार को जनता, केन और अपनी पत्नी से बेहद प्यार था। केन नदी इनकी कविताओं में बारंबार आती है। हे मेरी तुम इनकी कविता जो अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो जनता, केन नदी और अपनी पत्नी से बेहद प्यार है। बच्चन जी लिख रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में ये बार बार आया हुआ है। इनकी कुछ काव्य पंक्तियों के विषय में देखते हैं जो चर्चित हैं, जैसे काटो 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 कर भी मारो हंसिया, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता है। माझी न बजाओ बंसी मेरा मन डोलता है, ये केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मेरी धरती और मैं, प्यासी धरती की पुकार, सुनता है बादल, जागरण की कामना, निराला के प्रति और किसान से, ये कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो इन कविताओं का अध्ययन हम पाठ करेंगे अपने अगली क्लास में, जो इस क्लास का दूसरा हिस्सा है। उसमें आपको इन कविताओं का पाठ मिलेगा, जिससे आप परिचित हो सकेंगे कि इन कविताओं में क्या है, ये कविताएं कैसी लिखी गई हैं। तो उन पंक्तियों को आप पहचान पाएंगे, तो उसे हम देखेंगे एक जगह। एक और बहुत चर्चित कविता है जो बाल कविता के रूप में जानी जाती है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। ये भी केदारनाथ अग्रवाल जी की काव्य पंक्ति है। इनकी चर्चित कविताओं के बारे में देखें तो आज नदी बिल्कुल उदास थी। तो केन नदी को केंद्र में रख के बहुत कविताएं लिखी हैं, तो नदियाँ इन्हें बहुत प्रिय थी। तो आज नदी बिल्कुल उदास थी, केन के किनारे पलथी मारे, ये कविता भी इनकी है। और केन हमारी तड़प रही है। तो ये केदारनाथ अग्रवाल की कुछ चर्चित कविताएं हैं जिनका उल्लेख आलोचकों ने अपने टिप्पणियों में किया हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हुए। तो साथियों, देख रहे थे हम लोग लगातार इन तीन कवियों के विषय में महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पंक्तियाँ, कुछ तथ्य, कुछ कविताओं की पंक्तियाँ, कुछ कविताओं के नाम, जन्म वर्ष, ये सारी चीज़ें आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप इसे ध्यान से एक जगह नोट कर लेंगे या इसे रिवाइज कर सकते हैं इस क्लास की। इसके स्क्रीनशॉट भी आप लेकर के अपने पास सेव रख सकते हैं ताकि आप रिवीजन कर सकें। अगले हिस्से में हम इन तीनों कवियों की कविताओं को पढ़ेंगे, जिससे आप परिचित हो सकेंगे इनकी काव्य पंक्तियों से।
तो दूसरी क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी।